क्या अभी टाइप ही कर रहे हो? सो गए थे। एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्टनर। यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, अंतः व्यक्तिक बुद्धि की जब हम बात करें, अंतराव्यक्तिक भी कह सकते हो, यानी इंट्रा मतलब स्वयं, सेल्फ में, तो गार्डनर के अकॉर्डिंग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का सही उदाहरण, सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस, यानी सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता। बात तो सही लग रही है, सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, सोशल सिचुएशंस से नहीं, क्योंकि इंट्रापर्सनल है, सेल्फ की बात होनी चाहिए। ये तो समाज की बात कर रहे हैं, वो तो इंटरपर्सनल में होता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड रिदम्स ऑफ अदर्स स्पीच, तो ये तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषक बुद्धि की बात कर रहे हैं। जैसे टीचर की भाषिक बुद्धि ठीक ठाक ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ वंस, इवन इंटरपर्सनल भी ठीक ही होती है। नॉलेज ऑफ वंस ओन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये बात सही है कि आप अपने ही स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, यानी आपको आपकी क्या कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और आपकी क्या वीकनेसेस हैं, यानी आप सेल्फ अवेयर हैं, आप खुद को ही लेकर के इंटेलिजेंट हैं, आप खुद को अच्छे से समझते हैं, तो ये इंट्रापर्सनल में होगा। इसमें फिलोसोफर्स आ सकते हैं, इसमें स्पिरिचुअल गुरुज आ सकते हैं अगर जो सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो एप्रिशिएशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी, ये तो फिर अलग चला जाएगा, एस्थेटिक सेंस में जाएगा। सी ऑप्शन नेचुरल इंटेलिजेंस में जाएगा फिर वो, तो सी ऑप्शन वहां सही था। किस क्वेश्चन पे थे भैया? 13 पे थे? नहीं, अब हम 12th के बाद 13 पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? आसान सा क्वेश्चन है। द रोल ऑफ अ टीचर विद इन द क्लासरूम इज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स रिलेटेड टू जेंडर, यानी लिंग के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी आप एज अ टीचर, जब जेंडर की बात कर रहे हैं हम, जेंडर जो कि एक सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये करेंगी, पुरुष वो करेंगे, ऐसी चीजें है ना, तो ये क्या है? सामाजिक संरचना है। तो आप एज अ टीचर इस चीज के प्रति, किसकी बात हो रही है? जेंडर की बात हो रही है, तो किसके लिए प्रेरित करेंगे आप बच्चों को, बताइएगा। पहला ऑप्शन है जेंडर टाइपिंग, यानी लिंग रूढ़िबद्धता। जेंडर टाइपिंग कराएंगे आप कि जेंडर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो, छोटे बाल क्यों रखती हो, तुम तो लड़की हो, ये होता है जेंडर रोल टाइपिंग, ये नहीं करना आपको। जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंट है, ये तो बच्चे का शुरुआत के सालों में ही 5 साल तक ही उसको समझ आ जाता है कि जेंडर ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कपड़ों की तरह चेंज नहीं कर सकते, यानी जेंडर कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, बी योर ओन कॉन्स्टेंट की तरह। अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स, तो ये तो खराब है कि आप ये चाह रहे हैं बच्चों से कि सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिकाओं को वो अपना लें, जो समाज में चला आ रहा है। अगर समाज ने कहा है कि लड़कियों को पायलट नहीं बनना, तो आप कहेंगे हाँ तुम्हें नहीं सोचना चाहिए इस बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। आप इस चीज के लिए प्रेरित थोड़े ना करेंगे एक अच्छे शिक्षक के रूप में, आप करेंगे प्रेरित जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यानी लैंगिक रूढ़िबाधिता में लचीलेपन के लिए, कि जो स्टीरियोटाइप चला आ रहा है उसको ब्रेक करने के लिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि अच्छा लड़के ऐसा सोच रहे हैं कि उनको डांस में इंटरेस्ट है, चलो तुम डांस में इंटरेस्ट ले लो, क्या दिक्कत है ना। नॉन कन्फॉर्मिटी या नॉन ट्रेडिशनल रोल्स के लिए उनको आप तैयार करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स, यानी एक ऐसा क्लासरूम जहां पे विभिन्न तरह के बच्चे हैं, ठीक है ना, सीखने में विविधता रखने वाले बच्चे हैं। एक बच्चा है जो किसी और संस्कृति से आता है, दूसरा बच्चा है जो किसी और इकोनॉमिक स्टेटस से आता है, कोई किसी और राज्य से है, कोई किसी और भाषा को बोलता है, यानी डाइवर्स लर्नर्स हैं, विभिन्नता वाले बच्चे हैं। तो ऐसी क्लास में आप क्या करेंगे? सना धन्यवाद, है ना। देखिएगा, तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानेंगे। भैया जहां डाइवर्सिटी है वहां सिर्फ एक स्टैंडर्ड नॉर्मेटिव लेवल काम नहीं करेगा, यहाँ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन काम करेगी, डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट अप्रोच, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा टीचर को। बी ऑप्शन है फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ एंगेजिंग विद डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजेंगे। सही बात है कि आप डिफरेंट तरीके अपनाएंगे जिससे डाइवर्स लर्निंग पेस वाले, जो डिफरेंट पेस पे, गति पे या अलग अलग तरह से सीखते हैं बच्चे, उनके लिए आपने नए तरीके खोज लिए कि अच्छा ये वाला बच्चा है, इसको मैं ये वाला टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, इसको पिक्चर दिखा करके सिखाऊंगी, पिक्चर मींस फोटोग्राफ, ठीक। तो इस तरह के अलग अलग क्रिएटिव वेज ढूंढेंगे, बच्चों को अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देंगे ताकि सभी बच्चों की नीड्स फुलफिल हो सके। सी ऑप्शन है क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड रेमेडियल सेक्शंस, ये तो ऐसी बात होगी कि पहले आप उनको केटर तो करना ही रहे हैं, उससे पहले आप अचीवमेंट टेस्ट ले लीजिए और रेमेडियल
सेक्शंस में क्रिएट कर दीजिए। एबिलिटी ग्रुप में नहीं बांटना होता बच्चों को बेवजह, बी ऑप्शन है, बहुत जरूरत पड़ने पे ही एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिएगा फटाफट से। मुझे लेट्स लर्न का टी शर्ट चाहिए, कैसे मिलेगा? मुस्कान, ये तो आजकल हम इंटरव्यू में जो लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं दे रहे हैं, कराएंगे कुछ प्रावधान, देखिएगा जब मौका मिलेगा, कभी कहीं मिले तो दे देंगे। और बताओ, फटाफट से बताइएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। देखिए मतलब 15th क्वेश्चन की कहानी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम किसके लिए, फीडबैक के लिए यूज करते हैं, है ना। फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक आकलन, यानी डिफरेंट वेज होंगे यहाँ बच्चे को असेस करने के। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः किस चीज के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड टीचर्स विद अ रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट और एग्जाम पेपर्स। फॉर्मेटिव में मुख्य उद्देश्य नहीं है कि शिक्षक को तार्किक आधार पर परीक्षा लेनी है कि कितने नंबर आए किसके। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव नॉन एवेल्युएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, यानी शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब इस बात पे फोकस नहीं है कि कितने नंबर आए, इस बात पे फोकस है कि नेक्स्ट टाइम टीचिंग लर्निंग जो प्लान बनेगा, लेसन प्लान, वो और इंटरेस्टिंग हो। आप कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करें, कहां फीडबैक की कमी रह गई है उसको ठीक करें, ना कि इस बात पे कि नंबर कितने आए। ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। आप डिफरेंट वेज, पेपर पेंसिल टेस्ट को छोड़ करके बाकी तरीके अपनाते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स, ऐसा नहीं है कि बच्चों को परीक्षा देना आना चाहिए, ये सीखने, परीक्षा देने के लिए थोड़े ना आए, सीखने के लिए आए। परीक्षा तो एक तरीका है जिससे पता लगे कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उसको और अच्छे तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है डी ऑप्शन, टू डिस्क्रिमिनेट एप्रोप्रिएटली बिटवीन, डिस्क्रिमिनेट थोड़ी करना है बच्चों के एबिलिटी लेवल्स में, बच्चों में आपको भेदभाव थोड़े ना करना है, तो बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज एम्ड एट, यानी ऐसी एजुकेशन जहां भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बच्चे हैं, बहुसांस्कृतिक, यानी सभी संस्कृति के बच्चों को जो अलग अलग त्योहार मनाते हैं, मान लीजिए कोई केरला का बच्चा है तो केरल का बच्चा कोई और उसके फेस्टिवल्स होंगे, कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है तो उसके अलग कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, उसके कल्चर में कुछ विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो इसी तरह से मल्टीपल कल्चर के बच्चे आपकी क्लासरूम में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए आप कैसे, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये किस चीज पे एम करती है मल्टी कल्चरल एजुकेशन? पहला ऑप्शन है एजुकेशनल क्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, यानी एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा, यानी इक्वल क्वालिटी, एजुकेशनल क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, डिफरेंट कल्चर के बच्चों के लिए क्लासरूम के अंदर। बात तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि आप हर एक कल्चर को महत्व दे रहे हैं, ठीक। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा बी ऑप्शन, एजुकेशनल क्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, इक्वालिटी, एजुकेशनल इक्वालिटी, दोनों ही बातें सही है। शोकेसिंग डांसेस और म्यूजिक ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स लाइक एनुअल डे ऑफ स्कूल, यानी स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना। तो सिर्फ स्पोर्ट्स एनुअल डे पे सिर्फ अलग अलग कल्चर्स का म्यूजिक ही क्यों, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। फिर तो क्रिएटिंग स्पेशल सेक्शंस, और इसमें भी फिर कोई ना कोई रह जाएगा, क्रिएटिंग स्पेशल सेक्शंस इन स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेक्शन बना देंगे। तो बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य ये है, उद्देश्य की बात हो रही है, ये तो केटर कैसे करेंगे आप। चलो आपने डांस अलग अलग संस्कृति वाला करवा दिया एनुअल डे पर, जो कि ठीक बात है, अलग अलग बच्चे आपके जुड़ जाएंगे, लेकिन उद्देश्य ये थोड़ी है कि डांस करवाना है। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये थोड़ी कि डिफरेंट डांस दिखा देने हैं, ये तो एक वे हो सकता है पढ़ाने का। बी ऑप्शन जो है या ए ऑप्शन जो है, ये दोनों सेम है, और पेपर में भी इस बार सीटेट में जब ये आया था 20 दिसंबर पेपर 2 सेम ही आया था। ऐसी गलतियां पेपर में भी हो जाती हैं एग्जामिनर से कि दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए इन्होंने। एजुकेशनल क्वालिटी इक्वालिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विद इन अ क्लासरूम, यानी एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कमी नहीं है, डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं आप, सिलेबस तो सेम ही होता है, बस डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? पोल की टाइमिंग डिफरेंट है, शौर्य सिंह उसमें मतलब उसमें लेट कैसे चल रहा है, उन्हें तो लेट टाइम पे नहीं मिल रहा होगा ना। ऋचा कह रही सामने से तो हट जाया करो। अच्छा ठीक है ऋचा, और कोई बात?
पोल वाली दीदी कहाँ गई आज? पोल वाली दीदी गई हैं, उनको उनके भाई को बेटा हुआ है तो वो एंजॉयमेंट में बिजी हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी भी सही है, जिन्होंने बी भी मार्क किया क्योंकि दोनों बातें सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नहीं किया गया अभी तक पोल? हाँ तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार।